हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ उसके असर क्या पड़े, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के टूटने के क्या असर पड़े, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बायपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। The collapse of Soviet Union and socialist systems in the East European countries had profound consequences for world politics and a brief description of these is given below. तो ये जो कोलैप्स हुआ था सोवियत यूनियन एंड सोशलिस्टिक सिस्टम्स का, इसका पूरे वर्ल्ड के ऊपर काफी ज्यादा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा था। क्या असर पड़ा था वो हम नंबर वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म हो गई भाई, ठीक है ना। द कोल्ड वॉर which had started after the end of the Second World War had continued till the disintegration of the Soviet Union. जब तक यूएसएसआर टूटा नहीं, कोल्ड वॉर चलती रही। शुरू कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर क्या थी? कोल्ड वॉर का मतलब कोई लड़ाई नहीं थी, बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में गर्मा गर्मी चल रही थी कि मैं सुपीरियर हूँ, तू सुपीरियर है, एक दूसरे के ऊपर प्रोपागेंडा कर रहे थे। तो कोल्ड वॉर इज नॉट अ वॉर, ठीक है। वो बेसिकली एक दूसरे से खुंदके निकाल रहे थे और अंदर अंदर एक दूसरे को बदनाम करने की साजिशें कर रहे थे, ठीक है। वॉर का माहौल बना हुआ था, उसको कोल्ड वॉर कहा गया है। दाउ दिस शुरू से बोलता हूँ। दाउ दिस वॉर वॉज फॉट without weapons and no direct confrontation had taken place between Soviet Union and USA, yet both of these powers had fought many proxy wars, as a result of which the international relations had remained very tense and almost the entire world remained hostage of this. बेसिकली वही है कि कोल्ड वॉर कोई ऐसी वॉर नहीं है जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हो वेपन से या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएसए। बेसिकली प्रॉक्सी टाइप वॉर्स लड़ी थी। किसी और कंट्री में वॉर चल रही है तो वहाँ यूएसएसआर भी उसकी हेल्प कर रहा है, अपोजिट कंट्रीज की यूएस से भी हेल्प कर रहे हैं, समझ की बात, इस टाइप की। और इनकी वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में टेंशन ही रही है कि भाई अब हमला हो गया तो अब हमला हो गया, समझिए बात। बट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन द सोशलिस्ट ब्लॉक हैड ऑलमोस्ट कम टू एन एंड एंड द लास्ट राइट्स ऑफ द कोल्ड वॉर वर परफॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वर्ल्ड हैड अ साई ऑफ रिलीफ। तो जैसे ही भाई सोवियत ब्लॉक टूटता है वैसे ये जो कोल्ड वॉर है ये भी खत्म हो गई और लोगों ने, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, सारी कंट्रीज ने टेंशन खत्म हुई कि भाई चैन की सांस ली कि भाई अब कम से कम लड़ाइयों के चांस तो खत्म हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है यूएसएसआर के टूटने का कि कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप्स वर टेकन टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट। दोनों कंट्रीज ने स्टेप्स लिए या कई कंट्रीज मिलके सामने है कि भाई अब हथियारों की जो रेस है, आर्म्स रेस है, उसको खत्म करते हैं, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर बोथ बिग पावर्स डिड नॉट फाइट एनी डायरेक्ट वॉर। डायरेक्ट तो नहीं लड़े, मगर किसी और कंट्री में वॉर चल रही है तो एक कंट्री को यूएसए सपोर्ट करने लगी, दूसरे को यूएसएसआर। येट both had piled up the most sophisticated weapons, as a result of which an arms race had begun in the world. तो दोनों ने कोल्ड वॉर के टाइम पे इतने ज्यादा हथियार इकट्ठे कर लिए थे कि क्या बताएं उसके बारे में, ठीक है। Both the superpowers had collected so many nuclear weapons which had the capacity to turn the entire earth या entire world into a heap of ash within seconds. तो इतने हथियार इकट्ठे कर लिए कि पूरा का पूरा वर्ल्ड, क्या पूरी की पूरी ग्लोब, क्या बोलूं कि पूरा का पूरा अर्थ ही उड़ जाए, 2 मिनट में जो है वो खत्म हो जाए। एशिस का यहाँ से मतलब है कि भाई सड़ के स्वाह हो जाए, ठीक है। बम फेंकेंगे तो खत्म कहानी होगी ना। बट with the end of Cold War, both USA and USSR had taken many positive steps towards disarmament, and with this purpose, so many agreements were signed by both powers. उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए कि फर्दर बम नहीं बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, समझ गए बात। तो आर्म्स रेस एक टाइप की खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब होता है दो पोल्स, यूनिपोलैरिटी का मतलब होता है एक पोल। यूनि मतलब वन। अब यूएस से ही सबका दादा बन गया, समझ गए बात। अब करंट सिचुएशन में यूएसए की दादागिरी जो है वो कम होती जा रही है क्योंकि ब्रिक्स आ गया सामने और रशिया भी आ गया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। विद द डिक्लाइन ऑफ सोवियत यूनियन, जब यूएसएसआर टूटा था, यूएसए हैड रिमेन द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। यूएसए पावरफुल रह गया। द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर of USA had also made it a most powerful country in the world, and there was no other nation
ऑफ द वर्ल्ड विच वाज इक्वल टू इट। बेसिकली यूएसए की जो मिलिट्री पावर है वो स्ट्रांग थी, इकोनॉमिक पावर है वो काफी स्ट्रांग थी, पैसा बहुत ज्यादा था, तो कोई भी कंट्री इसके टक्कर में खड़ी नहीं हो पाई, इसलिए ये यूनिपोलर वर्ल्ड हमारा बन गया। नेक्स्ट आ जाता है डिक्लाइन ऑफ मिलिट्री अलायंसेज। जो मिलिट्री अलायंसेज हैं उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है, मगर नेटो तो अभी भी है, बाकी सारे तकरीबन खत्म होते रहे, उनकी पावर कम होती गई। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर both the superpowers had formed military alliances with the purpose to expand their influence over the world, and in this USA was quite ahead of Soviet Union। दोनों जो यूएसएसआर एंड यूएसए उन्होंने मिलिट्री अलायंसेस बनाई अपना असर बाकी कंट्रीज के ऊपर छोड़ने के लिए, मगर इसमें यूएसए को कामयाबी ज्यादा मिली। कैसे? मिलिट्री अलायंसेस लाइक नाटो, सीटो एंड जूस एटसेट्रा वर फॉर्म्ड बाय यूएसए, whereas in response to it सोवियत यूनियन had formed वार्सो पैक्ट। तो उसने जो यूएसए है उसने ज्यादा मिलिट्री अलायंसेस बनाए हुए थे, और अभी भी नाटो उसका चल रहा है, बट जो यूएसएसआर था सोवियत यूनियन उसने वार्सो पैक्ट बनाया था और वो भी खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एक्सेप्ट नाटो को छोड़ के ऑल अदर मिलिट्री अलायंसेस वर डिसॉल्व्ड, उनको खत्म कर दिया गया। नाटो विच वाज फॉर्म्ड बाय यूएसए इन 1949 had 11 members at the time, whereas at that time sorry whereas it had now 31 members according to current data। ये चेंज भी होता रहता है, कभी किसी को डाल लेते हैं, कभी किसी को डाल लेते हैं, ठीक है। तो नेटो अभी भी चल रहा है, बाकी सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन पावर रिलेशन, पावर रेशियो या पावर रिलेशनशिप चेंज हो गई। विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन लॉट्स ऑफ चेंजेस have taken place in the power relations in the world में जो power proportions थे वो totally change हो गए। The countries which were earlier the part of Soviet bloc had only two alternatives। जो सोवियत ब्लॉक में जो थे कंट्रीज उनके पास दो alternatives थे। Firstly they accept the supremacy of USA and became the part of unipolar world। या तो वो USA की supremacy को accept कर लें और unipolar world का एक part बन जाए। Secondly they maintained their independence and they played an important role in the international politics। दूसरा वो भाई यूएसए को ना सपोर्ट करें, थोड़ा न्यूट्रल रहें और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। बट दीज कंट्रीज वर नीदर सो मच डेवलप्ड नॉर वर so powerful that they could play an independent role in the international politics। इनके पास ना इतना पैसा था, ना इतनी इकोनॉमी उनकी अच्छी थी कि वो इंडिपेंडेंट रह सके। Therefore, these countries thought it proper to join American bloc, as a result of which America was able to maintain its hegemony over the world, and it had become so powerful that nothing could have been done against its wishes। तो क्या किया यूएसए ने? उन कंट्रीज को भाई पैसा पुसा दे दिया, लोन दिला दिया, खुद भी लोन्स दे दिया और अपने चुंगल में कर ली उसको, समझ गई बात, और उससे अपनी हेजीमनी या जो सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन करके रखा। नेक्स्ट आ जाता है डोमिनेंस ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ गई। एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन द सोशलिस्टिक आइडिया हैड ऑलमोस्ट कम टू एन एंड एज द पीपल हैड लॉस्ट फेथ इन इट। लोगों का भरोसा ही उठ गया सोशलिज्म से, क्योंकि उनके सोशलिज्म के अंडर उनका कोई भला तो हो नहीं पाया। इन कंपैरिजन टू इट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी had become more popular and most of the countries had adopted it। तो कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ सिस्टम काफी पॉपुलर हो गया और ज्यादातर कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया। They were of the opinion that since socialistic economy had failed to solve their economic problems, it will be better to adopt capitalistic economy। उन्होंने कहा भाई सोशलिज्म से हमारा कुछ भला तो हुआ नहीं, हमारा कोई जो है बेटर ऑफ तो हुआ नहीं, तो क्यों ना दूसरा सिस्टम फॉलो कर लें जिसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। Besides this, the countries who had come out of Soviet bloc had also felt that in comparison to them, the countries who were in the capitalistic bloc had made more progress। वो कंट्रीज जो यूएसएसआर के ब्लॉक से टूट के अलग हुई थी, सोवियत यूनियन से टूट के अलग हुई थी, उन्होंने देखा वो कंट्रीज जिन्होंने कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया वो तो डेवलप हो गई हैं और बाकी पीछे रह गई हैं, तो उन्होंने भी डेवलप कर लिया फिर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक भावना फैल गई, एलपीजी भी इसको कहा जाता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20th सेंचुरी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबर्टी देना, प्राइवेट सेक्टर को छूट देना, मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो है काम में वो कम कराना। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी कंपनियों को मतलब बढ़ावा ना देना और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, जो सरकारी कंपनियां लॉस पे चल रही हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्री ट्रेड को एनकरेज करना, कंट्रीज के बीच में आपस में फ्री ट्रेड रहे। ग्लोबलाइजेशन वर
accepted the basic principles of international order, and even today these principles were considered as the main condition of economic development. तो ये सारे systems जो है वो आने शुरू हो गए, और ये जो LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको मेन कंडीशन माना गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. कोई भी कंट्री इनको इग्नोर नहीं करती. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के डिक्लाइन होने के बाद, खत्म होने के बाद, the different countries had adopted the principle of liberalization, privatization and globalization of their for their economic development under the supremacy of the private sector over public sector was established. License system was abolished. Import and export licenses जो थे उनको भी, import and export को भी liberalize कर दिया गया. Role of multinational companies, MNC क्या है? MNCs है multinational companies, was encouraged and the provisions were made to convert economy of different nations into a common market. तो बेसिकली एलपीजी के अंडर क्या क्या हुआ, नंबर वाइज बताता हूँ. सबसे पहले सुप्रीमेसी आ गई प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर के ऊपर. मतलब अब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी. ये जो लाइसेंस सिस्टम है कि हर एक काम के लिए सरकार से लाइसेंस लो, उसको भी एबॉलिश किया जाएगा. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी खत्म की जाएंगी. मल्टीनेशनल कंपनियों का जो रोल है उसको बढ़ाया जाएगा. इन्वेस्टमेंट्स कराई जाएंगी एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में, ठीक है. और वर्ल्ड को एक कॉमन मार्केट के तौर पर देखा जाएगा, मतलब फ्री ट्रेड को एनकरेज किया जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, द एंटायर वर्ल्ड has changed into a global village and the economy of each nation has got linked with the international economy. तो इससे ट्रेड बढ़ा, इस जब ट्रेड बढ़ता है और फ्री ट्रेड हो जाता है तो एक ग्लोबल विलेज की बात की जाती है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक विलेज टाइप है, जो जो मर्जी खरीद बेच कर सकता है, ठीक है. तो इसमें पूरी जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसको उसके साथ हर एक कंट्री को लिंक किया गया. उसको एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनली लिंक करना, मतलब जो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, टैक्स टुक्स लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उनको खत्म करना, ठीक है. उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. टुडे इवन द सोशलिस्टिक कंट्रीज या सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना हैव आल्सो अडॉप्टेड सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी. तो मार्केट इकोनॉमी तो चाइना को भी अडॉप्ट करनी पड़ी ना. चाइना भी तो सामान बेचता ही है बाहर जा जाके, ठीक है, मगर अभी भी थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप है चाइना में. नेक्स्ट आ जाता है बॉसिज्म ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, उनकी बॉसिज्म बढ़ गई, उनकी दादागिरी बढ़ गई, ठीक है. और इनको कंट्रोल कौन करता है? यूएसए. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड ओवर, पूरा कैपिटलिस्टिक ऑर्डर जो पूरे वर्ल्ड में जब फैला, तो बॉसिज्म ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा had got established. इनकी बॉसिज्म फैल गई, ये पूरे वर्ल्ड के बॉस बन के बैठ गए, ठीक है. टुडे these institutions regulate the international economy and the countries who do not follow these policies and programs and regulations made by them have to bear different types of sanctions. अगर कोई भी कंट्री इनकी बात नहीं मानती तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देती है अमेरिका. सैंक्शंस में क्या कहते हैं? पैसे आना जाना बंद करा देती है. जैसे सैंक्शन अभी लगाई थी यूएसएसआर के ऊपर, ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई थी. तो कोई भी कंट्री इनकी बात ना माने तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाती हैं. टुडे ओनली दोज कंट्रीज कैन गेट हेल्प फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस हु ओबे देयर डायरेक्टिव्स. जो उनके डायरेक्टिव्स को, जो उनके बातों को फॉलो करते हैं, उन्हीं को ही फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, बाकियों को नहीं दी जाती. इनफैक्ट दीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द टूल्स to regulate the capitalistic economy and these tools are under the full control of USA. ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक औजार के तौर पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फैलाने में लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे किसके कंट्रोल में? ये कंट्रोल में यूएसए के, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बायपोलैरिटी द मिलिट्री अलायंसेस वर मोर इम्पोर्टेंट. जो जब बायपोलैरिटी, कोल्ड वॉर चल रही थी, तो मिलिट्री अलायंसेस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. इन सर्च ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी बोथ द ब्लॉक्स had formed military alliances with the purpose to strengthen themselves in comparison to the other, and in this direction initiative was taken by USA. अब हुआ क्या? हर एक ब्लॉक, यूएसए अपने आप को यूएसएसआर से सुपीरियर समझना बनाना चाहता था, और यूएसएसआर भी यूएसए से अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहता था. इस चक्कर में उन्होंने मिलिट्री अलायंसेस बनाए. बट आफ्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी द मिलिट्री अलायंसेस वर रिप्लेस्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन.
इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज टुडे, आज के दिन में, आज के टाइम में एवरी कंट्री इज कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो मिलिट्री अलायंसेस को मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उनको खत्म करके इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। एग्जांपल्स हैं द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गैट, गैट होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका आज का नाम जो है वो खत्म होके WTO बना दिया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको ADB कहा जाता है। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ओपेक, यूरोपियन यूनियन, नेफ्टा, सेफ्टा, G8, G20 एटसेट्रा एटसेट्रा हैव प्रोमिनेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इतनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई जिससे कि आपस में ट्रेड करना और आपस में जो है कैपिटल का या इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट होना काफी आसान बना दिया गया। तो मतलब मिलिट्री अलायंसेस को कम इंपॉर्टेंस दी और इकोनॉमिक जो अलायंसेस हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू होगी। नेक्स्ट, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक, जैसे ही सोवियत ब्लॉक टूटा, many new countries have emerged and every country had its own separate aspiration। कई कंट्रीज आई उभर के सामने और हर एक कंट्री का अपना अपना एस्पिरेशन था कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स, पर्टिकुलरली Baltic स्टेट्स and countries of East Europe, want to join European Union and also want to become the member of NATO, a military alliance formed by USA। तो उनकी अपनी एस्पिरेशन थी, वो अपने तरीके से डेवलप होना चाहते थे। तो हर एक चाहता था कि भाई वो नेटो ज्वाइन कर ले या यूरोपियन नेशन ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो USSR के साथ जबरदस्ती जो रह रह के काफी दुखी हुए पड़े थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर जोग्राफिकल सिचुएशन, द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया want to have good relations with Russia, वेस्टर्न नेशंस एंड चाइना एटसेट्रा। तो हुआ क्या, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस जोग्राफिकल सिचुएशंस जो सेंट्रल एशिया में चल रही थी, तो हुआ क्या कि जो भी वेस्टर्न नेशंस हैं वो काफी अच्छा रिलेशंस बनाना चाहती थी इन कंट्रीज के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, सो मेनी न्यू एक्टर्स हैव एंटर्ड इन द इंटरनेशनल सिस्टम एंड एवरी एक्टर हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड इंटरेस्ट। अब हर एक जो है कंट्री वो इन कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहती थी और अपना माल बेचना चाहती थी या उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेना चाहती थी। हर एक अपना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्टिक सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम। तो जो अथॉरिटेरियन सिस्टम था वो खत्म होके जो है कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम आ गया कई कंट्रीज में जो अलग अलग हुई USSR से। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स had emerged as sovereign independent states, and the East European states which were earlier the part of Soviet bloc, had changed from authoritarian socialistic system to democratic capitalistic system, which was a new experience for these states। तो पुराने टाइम पे जब वो USSR के साथ थी तब तो अथॉरिटेरियन सिस्टम चल रहा था, तानाशाह सरकार चल रही थी, उसको चेंज करके डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम लाया गया। ठीक है, अंडर दिस new system, these countries had to completely change their system into capitalistic system, for which there was need to build new institutions by demolishing old institutions। उन्होंने अपना जो पुराने institutions है उनको खत्म कर दिया, जो तानाशाह सरकार है और उनके institutions हैं उनको खत्म करके नए institutions लेके आए अपने देशों में, अपने countries में। The public sector was to be changed into private sector, public sector को private sector में change किया। Collective farming was to be changed into private farming, and the agriculture sector was to be completely overhauled, without which no alternative was left with them। बेसिकली पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को चेंज किया गया कि भाई अब सब कुछ सरकार का नहीं होगा, प्राइवेट बंदों का होगा, प्राइवेट बंदे अपने हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजंस ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड को एनकरेज किया गया। फ्री ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड इट वाज एस्टैब्लिश फॉर दीज न्यू स्टेट्स। इट वाज एसेंशियल, सॉरी मैंने एस्टैब्लिश पढ़ दिया। इट वाज एसेंशियल फॉर दीज न्यू स्टेट्स टू ओपन द डोर्स ऑफ ट्रेड विद द अदर वर्ल्ड। तो ये जो नई नई कंट्रीज जो आज़ाद हुई थी USSR से, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि वो फ्री ट्रेड को एनकरेज करें और बाकी कंट्रीज का सामान खरीदें और अपना भी बाहर बेचें। सो इट वाज एसेंशियल फॉर दीज स्टेट्स आना था, मैंने स्टेट्स क्यों लिख दिया, एस आना था, स्टेट्स टू रिमूव द ऑलरेडी इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई थी उनको मतलब रिमूव करना चाहते थे। बिसाइड्स दिस देयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, FDI इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, FDI हो, या ऑल्सो एसेंशियल, जो उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए FDI काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। FDI वॉज ऑल्सो एसेंशियल फॉर दीज कंट्रीज एंड फॉर दिस पर्पज द अर्लियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन FDI वर नीडेड टू बी रिमूव्ड। तो जब USSR था वो FDI को उसने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, तो जो FDI की रिस्ट्रिक्शंस हैं
उनको ख़त्म करना पड़ना ही था, इस सिस्टम को चेंज करना ही था अगर उन्हें अपने देश को तरक्की करानी है। तो अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है इन कंट्रीज़ को जो अभी नए-नए आज़ाद हुए हैं यूएसएसआर से, तो अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए एफडीआई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको बाहर से लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके लिए उनको जो एफडीआई में जो रिस्ट्रिक्शंस की हुई थी पुरानी सरकारों में, उसको रिमूव करना पड़ा। In brief, we can say that the former socialist states need to completely overhaul their system to adopt capitalistic economic system, which was a difficult task for these countries. तो पुराने सिस्टम को चेंज करना उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, मगर उन्होंने चेंज कर लिया. So the old structures were to be demolished and the new structures were to be built, which was नॉट एन ईजी जॉब. वो इतना आसान नहीं था कि पुराने सिस्टम को खत्म करके नया सिस्टम लेके आना. तो इस पॉइंट पे ये कहा गया कि भाई फ्री ट्रेड को एनकरेज किया गया, पुराने तरीकों को खत्म करके नई नई सरकारें आई और उन्होंने चेंज किया सिस्टम, थोड़ा लिबरल लेके आए. नेक्स्ट, चेंज इन द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस. जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रिलेशन है बिटवीन कंट्रीज उनको भी चेंज किया गया. देयर वाज अ नीड ऑफ चेंज इन द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट्स. जो स्टेट्स आज़ाद हुए नए नए यूएसएसआर से, तो सोवियत यूनियन तोड़ के जो नए स्टेट्स आए हैं उनके जो ट्रेड रिलेशंस है, ट्रेड अलायंसेस है, वो भी चेंज हो गए. अर्लियर these states had more trade with the countries of their own bloc. पहले वो अपने ब्लॉक के कंट्रीज रिपब्लिक्स के बीच में काफी ट्रेड करते थे. बट नाउ with the change of their economy into capitalistic economy, a direct link was established with the capitalistic countries of West, as a result of which their area of trade had become quite vast. अब वो क्या करते हैं, अब वो किसी भी कंट्री के साथ या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब किसी भी कंट्री से माल मंगवा सकते हैं. तो उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया. On the other side, it had also become essential for the Western countries to get the economy of these countries fully absorbed into the economy. Simple words में, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ देखा जाए तो इट हैड ऑल्सो बिकम इसेंशियल, काफी इसेंशियल हो गया था फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, के वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काफी इसेंशियल था टू गेट द इकोनॉमी ऑफ दीज कंट्रीज फुली एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर इकोनॉमी, के जो नए नए देश आजाद हुए हैं उनकी इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उनको माल बेचा जाए, उनसे माल खरीदा जाए ताकि वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में ना रहें. सिंस द इकोनॉमी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज वाज ऑलरेडी क्वाइट डेवलप्ड, दे वर बाउंड टू प्रोवाइड लीडरशिप टू दीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप. तो ये जो कंट्रीज हैं उनको लीडरशिप प्रोवाइड की कि भाई तुम हमें फॉलो करो, हम तुम्हें माल भेजते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं. विद दिस द डेवलप्ड कंट्रीज गॉट एन अपॉर्चुनिटी to control the economy of less developed states and also to guide them in different areas, and for this purpose they made full use of monetary institutions like IMF, World Bank, etc etc. तो इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस देने के लिए ये जो नए नए देश आज़ाद हुए थे यूएसएसआर से, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए, कई स्पेशल फैसिलिटीज दी गई ताकि वो डेवलप्ड नेशंस जो हैं ऑलरेडी यूएसए वगैरह या वेस्टर्न कंट्रीज उनके चुंगल में आ जाएं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.